हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे जो भी टॉपिक्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। ठीक है, चलो। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। ठीक है, उसमें रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, कैसे उन्हें बैलेंस किया जाता है, कैसे पहले उनका स्केलेटल लिखा जाता है, फिर बैलेंस किया जाता है और बैलेंसिंग के कितने सारे स्टेप्स हैं ये हमने देख लिया था। ठीक, चलिए तो एक बार आप इसे देखिए, फिर उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए थे केमिकल रिएक्शन के, जैसे मैग्नीशियम को जलाना, ठीक है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का एक सॉल्यूशन बनाना। ठीक, उसके बाद हमने देख लिया जैसे जिंक ग्रैन्यूल्स में हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो फ्लास्क है ये बाहर से कैसा दिखता है हमें, ये बाहर से टच करने पर कैसा होता है, काफी हॉट होता है। दूसरी चीज यहाँ पर H2 गैस बनती है। तो एक केमिकल रिएक्शन वही है जिसमें कई सारी चीजें एक साथ होती है, जैसे स्टेट में चेंज हो सकता है, कलर में चेंज हो सकता है, गैस का इवोल्यूशन हो सकता है और टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है। तो वो सभी क्या होंगे, ये सभी क्या है, हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए ये चीजें हमें ऑब्जर्व करनी जरूरी है। ठीक है, चलो फिर हमने देख लिया था कि कैसे जो है केमिकल रिएक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। फिर सबसे पहले हम वर्ड इक्वेशंस लिखते हैं और कैसे इन वर्ड इक्वेशंस को आगे जाकर के बैलेंस करते हैं। ठीक है, हमने देखा बच्चों सबसे पहले रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट लिखा जाता है राइट हैंड साइड में। क्लियर है, बीच में एक एरो शो करता है। ठीक है, जो एरो का हेड है वो प्रोडक्ट की तरफ होता है। ठीक है, जो शो करता है कि रिएक्शन जो है आगे की तरफ बढ़ रही है। दूसरी चीज, अगर एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो उनके बीच में लगता है प्लस का साइन। ठीक है, चलो तो इतना भी है। तो बेसिक सी चीजें हैं जो हमने देख ली थी अच्छे से, और पहले भी हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, ये हम चैप्टर का रिविजन कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम्स भी आपके बहुत नजदीक है अब। चलो तो इस तरीके से जब भी हम कोई वर्ड इक्वेशन से फॉर्मूले में लिखेंगे, ठीक है, फॉर्मूलाज में इसको कन्वर्ट करेंगे, केमिकल फॉर्मूला में लिखेंगे, तो अगर हमने इसे बैलेंस नहीं किया है तो इसे कहा जाएगा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। फिर जब हम इसे बैलेंस कर लेंगे तो ये हो जाएगी हमारी एक सटीक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है, चलो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है ये हमने देख लिया था कि मास क्या कहता है, कि मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एक केमिकल रिएक्शन में। क्लियर है, चलो। फिर बच्चों हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के स्टेप सारे पढ़ लिए थे, अच्छे से समझ लिए थे कि कैसे जो है हम एक रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। चलो तो यहाँ पर जैसे कुछ और रिएक्शंस भी थी। चलो अब आगे इसको टॉपिक को बढ़ाते हैं। चलो, इन अ केमिकल रिएक्शंस एटम्स ऑफ वन एलिमेंट do not change into atom of another element nor do atoms disappear from the mixture of appear from elsewhere। ठीक है, तो एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट का जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट के एटम में बदल नहीं जाता। इसका मतलब नहीं है केमिकल रिएक्शन ऐसा नहीं होता कि किसी एलिमेंट का कोई एटम जो है वो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में बदल जाए, ऐसा नहीं होता। नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर, और ना ही जो एटम है वो मिक्सचर से डिसअपियर होते हैं और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर, या कहीं और से आ जाते हैं। तो ऐसा एक केमिकल रिएक्शन में नहीं होता। ठीक है, चलो। केमिकल रिएक्शन में होता क्या है ये देख लेते, क्या इन्वॉल्व रहता है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स।
एटम्स के बीच में बॉन्ड का टूटना या बॉन्ड का बनना, ये केमिकल रिएक्शन में मौजूद होता है, यही इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एलिमेंट का जो एटम है वो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज हो जाएगा, या वो डिसअपेयर ही हो जाएगा, वहां से गायब ही हो जाएगा, या कुछ नई चीज कहीं और से आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सिर्फ बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होगा या नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा एटम्स के बीच में। ठीक है, चलो, तो इसके बेसिस पर हमारी होती है 4 तरह की, 5 तरह की बोल सकते हैं, वैसे मेन 4 तरह की और एक थोड़ा डिफरेंट है, तो 5 बोल सकते हैं हम की तरह की केमिकल रिएक्शन। पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो एक क्विक यहाँ पे देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है कि जब 2 एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, 2 एटम्स हैं कंबाइन कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। डिकम्पोजिशन रिएक्शन दूसरा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, कोई हमारा कंपाउंड है वो क्या हो रहा है, अपने अलग अलग पार्ट्स में टूट रहा है। ठीक है, जैसे ये क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। फिर अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होगा क्या कि जगह में क्या हो जाएगी, अदला बदली हो जाएगी। जैसे ए बी प्लस सी गिव्स ए सी प्लस बी, हुआ क्या यहाँ पर, सी ने बी की जगह ले ली और बी अकेला हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ है। और अगला है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो एक तो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि एक एटम क्या कर रहा है, अपनी जगह को चेंज कर रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि 2 एटम क्या करेंगे, जगह को चेंज करेंगे। 2 एटम जगह को चेंज करेंगे तो पूरा अगर हम देखें टोटल तो 4 एटम की जगह चेंज होगी। ठीक है, तो देखो ए बी और सी डी देंगे, ए डी और सी बी। ठीक है, 2 एटम क्या कर रहे हैं, अपनी जगह में परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि ए के साथ क्या आ जा रहा है, सी आ जा रहा है, या डी आ जा रहा है यहाँ से, और बी के साथ क्या आ जा रहा है, सी आ जा रहा है। क्लियर है, चलो, तो ये है हमारी 4 तरह की रिएक्शन। अब इन्हीं रिएक्शंस को हमें एक एक करके डिटेल में समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कई क्वेश्चंस आते हैं, और सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं, जब हायर क्लासेस में भी जाओगे तो ये रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी। कई बार ऐसा होगा कि रिएक्शन आपको दे दी जाएगी और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि रिएक्शन का आपको दे दिया है, हेडिंग दे दिया है कि ये रिएक्शन है, इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है या एग्जाम्पल लिखना है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि रिएक्शन दे दी गई हो और आपको बताना है कि कौन से टाइप की रिएक्शन है। क्लियर है, को नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब डिस्कस करेंगे एक एक करके सारी रिएक्शंस को, समझेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे और खूब सारे एग्जांपल्स करेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा हम एग्जांपल्स करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतने अच्छे से हमें याद रहेगा। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिससे एक इंट्रोडक्शन कहें या एक हमने देख लिया यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब 2 चीजें कंबाइन हो रही हैं, 2 मिल करके एक बन रहा है, तो वो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, चलो, तो इसको देखते हैं आगे। सबसे पहले आ गई है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। These are the reaction in which a product is formed by combining 2 or more reactants। यानी कि ये एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट हम जानते हैं उत्पाद बन रहा है, और किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट तो बनेगा ही, रिएक्टेंट मिलेंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि देखो, एड वाटर स्लोली टू कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइन जो है, एक बीकर में हमें क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड लेना है और उसमें वाटर को स्लोली स्लोली ऐड करना है। अब होगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर, क्या होता है, वहां जो बीकर है वो कैसा होने लगता है, हॉट होने लगता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर है, बीकर बिकम्स हॉट, बीकर जो है वो गर्म होने लगता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइन। अब ये बीकर जो है वो गर्म क्यों हुआ, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ विगोरसली रिएक्ट करती है ताकि स्लेक्ड लाइम का फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड विगोरसली रिएक्ट करती है वाटर के साथ स्लेक्ड लाइम बनाने के लिए। ठीक है, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हीट रिलीज हो रही है, जिस वजह से बीकर हमें हॉट प्रतीत हो रहा है। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड कैसी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। वाटर कैसी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है।
क्या बना रहा है, स्लेक्ड लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस प्लस साथ में क्या हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ देखो इसका कैल्शियम ऑक्साइड का नाम लिखा हुआ है, कॉमन नेम क्विक लाइम, और स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम, ठीक है। और साथ में हीट भी इवॉल्व हो रही है, जिस वजह से बीकर क्या था हमारा, हॉट था। क्लियर है इतना? चलो, तो ये थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नोट करो बच्चों इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है स्लेक्ड लाइम सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो स्लेक्ड लाइम सॉल्यूशन को हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। Calcium hydroxide reacts slowly with carbon dioxide in air to form thin layer of calcium carbonate after 2-3 days of whitewashing, giving a shiny finish to the walls. अब यहाँ पर एक important point भी है, ठीक है, इसको देखते हैं। देखो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम स्लेक्ड लाइम कह रहे हैं, ठीक है, स्लेक्ड लाइम, ये रिएक्ट करता है धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्रेजेंट है। हम जानते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या है एयर के। देखो एक बार, एयर हमारे पास है, एयर के बहुत सारे कंपोनेंट है, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन कितना है, 78%, ऑक्सीजन कितना है, 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 से 0.04 के बीच में है। बाकी के सारी हमारी अदर गैसेस, वाटर वेपर, ये सारी चीजें, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है एयर में, 0.03 से 0.04 के बीच में, या हम कहें 1%, मतलब पूरा 1% कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, 1% में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो भी अन्य गैसें हैं, ठीक है, जल वाष्प है, धूल है, धुआं है, ये सभी चीजें मिली हुई है बाकी के 1% में, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड एयर में जो है ये रिएक्ट करता है धीरे धीरे किसके साथ, स्लेक्ड लाइम के साथ, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक हल्की पतली लेयर बना देता है, ठीक है, इसके ऊपर। आफ्टर 2-3 days ऑफ वाइट वॉशिंग गिविंग अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। तो जब हम अपने घरों में है ना, दीवारों में व्हाइट वॉशिंग कराते हैं, तो 1-2 दिन के बाद वो जो है काफी चमकदार शाइनी सा अपीयर होने लगता है। तो किस वजह से अपीयर हो रहा है, अपीयर शाइनी वो इस वजह से हो रहा है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से यानी कि स्लेक्ड लाइम से हमने व्हाइट वॉशिंग करी, अब वो स्लेक्ड लाइम जो है एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली लेयर बना रहा है, जो कैसी दिखती है, 2-3 दिन बाद जो है शाइनी अपीयर होती है, ठीक है। चलो, तो रिएक्शन अगर हम देखें तो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमने कहा स्लेक्ड लाइम है और एक्वस भी है, वो रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो गैसियस फॉर्म में है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में और वाटर लिक्विड फॉर्म में, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर ये फॉर्म करता है, ठीक है। मार्बल क्या है, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल भी क्या है, एक तरह का कैल्शियम कार्बोनेट ही है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। चलो, तो आप देखो इस तरीके से आपने देखा होगा, ऐसे की जाती है ना व्हाइट वॉशिंग, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, कोल का बर्न होना। तो देखो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल भी हैं, ठीक है। जैसे कोल का बनना, तो कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है। तो ये कुछ इस तरीके से ही है जैसे हमने पहले इंट्रोडक्शन में देखा था, A + B गिव्स AB, ठीक है कुछ ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। चल, तो जैसे कि कोल का फॉर्मेशन होना एक क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। वाटर का फॉर्मेशन होना, H2 से O2 बनना, H2 के साथ O2 मिलकर के क्या बनता है, H2O, यानी कि 2 moles ऑफ H2 1 mole ऑफ O2 गिव्स 2 moles ऑफ H2O, ठीक है। अगर हम सिंपली लिखे H2 + O2 गिव H2O, अगर हम इसे सिंपली लिखे, अगर हम इसे ऐसे लिखे, तो क्या अभी ये रिएक्शन सही है,
क्या अभी ये रिएक्शन सही है? देखो ये रिएक्शन सही तो है, लेकिन हम इसे क्या कहेंगे? स्केलेटल रिएक्शन कहेंगे। स्केलेटल रिएक्शन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये सिर्फ एक ढांचा है, अभी इस रिएक्शन को हमने बैलेंस किया ही नहीं है, ठीक है, बैलेंस तो हुई नहीं है रिएक्शन, तो बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो अभी जो हमने सीखा था, अलग अलग स्टेप से समझा था कि कैसे हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, उसको यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। चलो तो देखो सबसे पहले हमारे पास है H। H कितने हैं यहाँ पर? देखो H इधर है 2 और O कितने हैं? O भी 2 है। वैसे यहाँ अगर चेक करें तो यहाँ H कितने हैं? 2 और O कितना है? 1। लेकिन हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या पढ़ा है? रिएक्टेंट में जितना मास है और जितने एटम्स हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, ठीक है, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए, उतने ही एटम्स प्रोडक्ट में होने चाहिए, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन एक ही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैलेंस कैसे करेंगे? तो इधर देखो, इधर की तरफ हमें बैलेंस करना है, तो अगर हम यहाँ पर एक 2 लगा दें, ठीक है, तो अब देखो अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 1 इंटू 2, 2, यानी कि टोटल ऑक्सीजन हो गए 2। लेकिन अब इधर हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो 2 इंटू 2 4, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं। तो अभी फिर से ये अनबैलेंस्ड हो गया, है ना, अभी भी ये बैलेंस्ड नहीं है। तो देखो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब काउंट करें तो 4 हाइड्रोजन इधर भी हैं, 4 हाइड्रोजन इधर भी हैं, वहीं देखो 2 ऑक्सीजन इधर भी है, 2 ऑक्सीजन इधर भी हैं। तो अब ये कोई स्केलेटल रिएक्शन नहीं है, यानी कि कोई ढांचा नहीं है, अब ये हमारी कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है। क्लियर है इतना? चलो, तो किसी भी रिएक्शन को अगर हमें बैलेंस करना है तो बहुत शांति से पहले हमें रिएक्शन को देखना है। रिएक्शन को देखने के बाद हमें देखना है कि कहाँ पर जरूरत है हमें जो है कोफिशिएंट लगाने की, तो हम वहीं पर कोफिशिएंट ऐड करेंगे, पूरे रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे और आसानी से बहुत इजीली हम रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे। क्लियर है इतना? चलो, अब यहाँ पर देखो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है, इतना भी अब समझ में आ गया है, एग्जाम्पल भी समझ में आ रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है कि रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, ऐसी रिएक्शन जहां पर प्रोडक्ट तो फॉर्म हो रहा है लेकिन साथ में हीट भी रिलीज होती है। जैसे अभी हमने लाइम वाली रिएक्शन देखी थी, क्विक लाइम के साथ रिएक्ट करता है वाटर, विगोरसली रिएक्ट करता है तो हीट रिलीज होती है। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर प्रोडक्ट तो बन रहा है, प्रोडक्ट तो बनेगा ही रिएक्शन में, लेकिन साथ साथ हीट भी रिलीज हो रही है, ऐसी रिएक्शंस को कहा जाता है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्या कहा जाएगा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि हीट जो है बाहर हो रही है, एक्सो यानी कि बाहर की तरफ, एग्जिट हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। अब कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होंगी जिनको करने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी, है ना, वहां पे हीट रिलीज नहीं होगी, देखा जाए तो वहां पर हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, रिलीज ना होकर के एब्जॉर्ब होगी। क्लियर? तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहा जाएगा? जैसे इसे एक्सोथर्मिक कहा जा रहा है क्योंकि हीट रिलीज हो रही है प्रोडक्ट के साथ, और जहां पर प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, उसे कहा जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो 2 चीजें आपको समझ जानी है, एक्सोथर्मिक क्या है और एंडोथर्मिक क्या है। जहां पर हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक आप समझ सकते हो, जैसे एग्जिट करना, है ना, एग्जिट का मतलब क्या होता है कि बाहर जाना, वैसे ही हीट जब रिलीज हो रही है यानी कि बाहर निकल रही है हीट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक। और हीट जब एब्जॉर्ब हो रही है, अंदर आ रही, अंदर यानी कि एंडो, ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। इतना आपको ध्यान रखना है 2 चीजों का। क्लियर है? नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। तो देखो यहाँ पर नेचुरल गैस यानी कि मीथेन जो है, मीथेन हमारी एक नेचुरल गैस होती है। क्लियर है इतना? देखो जो हमारी गैस सिलेंडर्स होते हैं ना, उनमें जो गैस होती है वो कौन सी गैस है? वो मीथेन गैस ही है, ठीक है, मीथेन गैस। ठीक है, तो अभी आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो हमारे एलपीजी सिलेंडर्स हैं उनमें कौन सी गैस है? मीथेन गैस भी उसमें होती है, ठीक है। इसके अलावा मीथेन तो हमारी एक नेचुरल गैस है ही, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। चलो
नेक्स्ट है रेस्पिरेशन की रिएक्शन। तो ग्लूकोज रेस्पिरेशन जो हमारे बॉडी में रिएक्शन होती है, ग्लूकोज जो कि एक्वस फॉर्म में है O2 के साथ रिएक्ट करता है, बनाता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी देता है। ठीक है, चलो अगला है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स का डिकम्पोजिशन होता है इनटू कंपोस्ट में, है ना, खाद बनती है वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स के पील्स जो होते हैं, छिलके होते हैं, या वो धीरे धीरे क्या होती हैं, रखी रहती है तो खराब होने लगती है, सड़ने लगती है, फिर क्या बन जाती है, कंपोस्ट बन जाता है। बर्निंग मैग्नीशियम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम जल रही है, क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हमने देख लिए हैं, इजी एग्जांपल्स हैं। आपने कहीं ना कहीं आप आगे जब हम और चैप्टर्स भी जब हमने पढ़े, जैसे कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये चैप्टर्स जब हमने पढ़े हैं बच्चों, तो वहां पर ये सारे रिएक्शंस हमने देखे हैं। ये रिएक्शंस वहां पर बीच बीच में जो है आते रहते हैं, कहीं ना कहीं पर एग्जाम्पल बन करके। क्लियर है? चलो, तो इतना आपको नोट करना है। चलिए, तो अभी हमने बात की थी कि एलपीजी जो है, अगर हम एलपीजी की बात करते हैं तो एलपीजी में बच्चों ब्यूटेन गैस पाई जाती है। ठीक है, ब्यूटेन गैस, मीथेन नहीं, ब्यूटेन गैस पाई जाती है। ठीक है, चलो बाकी जो हमारी मीथेन गैस है वो हमारी एक नेचुरल गैस है। क्लियर है इतना? चलो, तो काफी सारे एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। चलो, तो यहाँ पर एक सिंपल सी रिएक्शन देखते हैं, जहां पर सिंगल रिएक्टेंट देता है एक सिंपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो सिंपल सी रिएक्शन, जैसे ये हमारी फेरस सल्फेट है, ये देगा फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 है। ठीक है, चलो, तो इसका जो हमारा प्रोसीजर पूरा होता है, एक्टिविटी पूरी है, उसे हम अभी पढ़ेंगे बच्चों। तो ये जो एक्टिविटी है, ये जो प्रोसेस है पूरा, इसको हम पढ़ेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।